क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। पहले आप ट्राई कर लीजिए। फॉर्मूला आपको पता ही है, W कितना होता है, वर्क डन जो होता है दैट इज PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है वर्क डन के लिए। और जो वर्क डन होगा वही एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, या तो एनर्जी के टर्म में रिक्वायर्ड होगा या एनर्जी के टर्म में सेव हो जाएगा। यही केस होंगे, दोनों ही केस हो सकते हैं वर्क डन के। तो अगर रोटेट किया जाए कितना, 90 डिग्री से, और कब, व्हेन इट इज पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल है मतलब पहले स्टार्टिंग में कितना है 0 डिग्री और बाद में कितना हो गया 90 डिग्री। दोनों वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, W इज इक्वल टू पी ई। तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन देखो कब आया है, नीट 2013 में। अब इसका एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये भी 2006 के एग्जाम में आया। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P इज लाइंग along यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन क्या दिया है, थीटा 1 जो है 0 डिग्री। वर्क डन पिछली बार पूछा था एनर्जी, और इस बार पूछा है वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल बाय 90 डिग्री। तो फिर से थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और इस बार तो डायरेक्ट बोल ही दिया है कि वर्क डन है। तो वही फॉर्मूला, वही सारी वैल्यू, और आपका वही आंसर भी कितना आ रहा है, W इज इक्वल टू PE। सेम क्वेश्चन है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, और बस उनमें कुछ टर्म्स चेंज कर दी जाती है या कुछ वैल्यूज चेंज कर दी जाती है। इसलिए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करना या पेपर सॉल्व करना इसलिए भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं केवल डेटा चेंज करके या कोई टर्म चेंज करके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में क्या दिया है, डायपोल मोमेंट है P is placed in electric field with an angle theta। थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, assuming that the potential energy of dipole to be 0 when theta equal to 90 degree, the torque and potential energy of the dipole will be। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सारी कंडीशन वही दी है जो हमने लेकर डेरिवेशन बनाया था, PE sin थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस PE cos थीटा। तो ये पेयर जहां भी मिल रहा है आपको, ये फर्स्ट वाला पेयर मिल रहा है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, इसमें आपको डायरेक्ट दिया ही था कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। तो हम यही यही कंसिडरेशन लेकर और यू के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं, और यही यहाँ पर कंसिडरेशन दिया हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि इससे पहले हमने यू के लिए W वाला फॉर्मूला यूज किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि वहां पर थीटा की वैल्यू 0 से शुरू की थी। थीटा की वैल्यू कहां से शुरू की थी, 0 से, और यहाँ थीटा कहां से शुरू किया है हमने, 90 से। तो अगर आप वैसे करना भी चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब थीटा 1 कितना, तो थीटा 1 90 डिग्री है, और थीटा 2 कितना, थीटा 2 इक्वल टू थीटा है। तो W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, ये हो गया। और यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। Two metallic sphere of radii 1 centimeter and 3 centimeter are given charges of -1 and 5 into 10 to the power -2 coulomb respectively. If these are connected by conducting wire, the final charge on bigger sphere। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। एक स्फीयर लिया था, दूसरा स्फीयर लिया था, उनको कंडक्टिंग वायर से हमने क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था, और फिर पूछा था कि चार्ज स्प्रेड कितना होगा बिगर स्फीयर पे। जो बिगर है उसकी साइज 3 सेंटीमीटर है, और जो स्मॉलर है उसकी 1 सेंटीमीटर है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए।
इसको कैसे करेंगे, कॉमन पोटेंशियल निकाल लीजिए पहले। कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, टोटल चार्ज, मैं मेथड बता देता हूँ, आप सॉल्व करके इसका आंसर बताइए मुझे। टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, और टोटल कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ C1 के लिए आप क्या लगाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी रेडियस R1, और यहाँ C2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। टोटल कैसे करेंगे इसका, टोटल हो जाएगा C1 प्लस C2, वो टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है Q1 प्लस Q2, इससे आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल से फिर आप चार्ज फाइंड कर लीजिए कि बिगर स्फीयर पे कितना चार्ज आया। तो बिगर स्फीयर को अगर हम Q2 डैश ले लें, तो Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू फाइंड करके मुझे बताइए। सेम क्वेश्चन हमने इससे पहले किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, ये क्वेश्चन नंबर है 25। 3 by r from center of charge conducting sphere, spherical shell of radius r is E, 3 r by 2 पे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r by 2 फ्रॉम द सेंटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, r by 2 पे पूछा है, और क्या है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। ठीक है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया है तो मुझे मैसेज कीजिए, उससे रिलेटेड उसके सिमिलर कुछ और क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, और आपकी उससे प्रैक्टिस हो सकती है। तो मुझे कमेंट कीजिए कि इस पैटर्न का हमें और कोई क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बार बार हर बार बता रहा हूँ कि पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, खुद का अपना लॉजिक लगाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए, ट्राई कीजिए, और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए।